नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी कक्षा के अंतर्गत। मैं धर्म सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इससे लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसके अंतर्गत हम 10वीं क्लास की जो साइंस थी उसका चौथा जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने कार्बन एवं कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अभी इस क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं दोस्तों 10वीं क्लास का जो हमारा 5वां चैप्टर होता है, जिसका नाम होता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो होता है। इस टॉपिक की चर्चा हम इस क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं। तो क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका के बारे में हम जान लेते हैं कि भाई क्या होता है ये चैप्टर। तो देखिए, इसमें कुछ बेसिक सी बातें पहले लिखी हुई हैं कि 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो तत्व, मिश्रण एवं यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? तो आज तक हमें 118 जो तत्व हैं उनकी क्या है, जानकारी है। इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि वर्तमान के अंतर्गत हमें कितने तत्वों की जानकारी है, हमें 118 तत्व जो हैं उनकी जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण जो हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। इनमें से 94 जो तत्व हैं वो किस रूप में मिलते हैं, प्राकृतिक रूप के अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनकी संख्या अगर हमसे पूछी जाती है तो वो कितनी होती है, 94। 94 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, यानी कि प्रकृति के अंतर्गत क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिकों का तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में से एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके। यानी कि अब एक सवाल अगर हमसे पूछा जाए तो सवाल क्या है कि तत्वों का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वर्गीकरण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि तत्वों को किस तरीके से आसानी से अध्ययन करने के योग्य बनाने के लिए, कि तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके, इसलिए तत्वों के वर्गीकरण की क्या पड़ी, आवश्यकता। तो एक सिंपल सा सवाल सबसे निकल के आया कि वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया या वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इस सवाल का आंसर क्या निकल के आया कि तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके, इसके लिए तत्वों को क्या किया गया, वर्गीकृत जो है वो किया गया। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना और तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। यानी कि जो चीजें कैसी थी, अव्यवस्थित, इधर उधर जो बिखरी हुई है, जिनका कोई एक सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है, जिनकी एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित नहीं किया गया है, कोई तत्व किसी स्थान पर आता है, कोई तत्व किसी स्थान पर आता है, इन सब चीजों को हमने क्या किया, व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले अपने पास चीजें जो थी वो अव्यवस्थित थी, और फिर उन अव्यवस्थित चीज़ों को हमने क्या कर दिया, व्यवस्थित किया। तो व्यवस्थित करने की दिशा में जो पहले प्रयास हुए, यानी कि सबसे पहले किसने किया, किस आधार पर किया, किस तरीके से उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया, इन सब चीज़ों की बात सबसे पहले हम करने वाले। तो फर्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास जो था वो कैसे हुआ, उसकी बात कर। हमने पढ़ा कि कैसे विभिन्न तत्वों एवं प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में हमें गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे जैसे दुकानों में आपने देखा होगा, साबुनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है। गए भी होगे आप, मम्मी पापा के साथ किसी मॉल के अंतर्गत गए होगे तो वहाँ आपने अलग अलग सेक्शन जो हैं वो देखे होंगे। जैसे एक जगह आपने देखा होगा खाने का सामान मिलता है, एक जगह आपने देखा होगा घर का जो रसोई का सामान है, मतलब घर के अंतर्गत आवश्यक जो सामान है वो मिलता है। एक जगह आपने देखा होगा बच्चों के कपड़ों का सेक्शन अलग होगा। एक जगह आपने देखा होगा कि एडल्ट जो है उनका सेक्शन अलग होगा, उनमें भी मेल का सेक्शन अलग होगा, फीमेल का सेक्शन अलग होगा। ये सब चीज़ें आपने किसी मॉल वगैरह में, किसी दुकान के अंतर्गत आपने देखी हों। साबुनें जो हैं वो सब आपको एक साइड में रखी मिलेंगी, शैम्पू जो हैं वो सब आपको एक साइड में मिलते हैं। आपको फेयरनेस का जो क्रीम्स वगैरह जो होती हैं वो सब आपको एक स्थान पर व्यवस्थित मिलेंगी। रसोई का सामान एक साइड में अलग से रखा हुआ मिलेगा। तो ये क्या कर दिया हमने, उनको व्यवस्थित कर।
तो इसी तरीके से दुकान वगैरह में आपने सोचा भी होगा, कभी दवाई की दुकान पे जाओ, जिसमें ए नाम से शुरू होने वाली दवाइयों का कॉलम एक अलग बना दिया, बी नाम से शुरू होने वाली का अलग बना दिया। इस तरीके से क्या कर रखा है उन्होंने, व्यवस्थित कर रखा है, ताकि चीज़ों को ढूंढने में क्या रहती है, उनको आसानी रहती है। इसी तरीके से दुकानदार क्या करता है, साबुनों को एक स्थान पर रखता है, शैम्पू को एक स्थान पर रखता है, या फिर अपन बात करें खाने का सामान, चीनी है, चावल है, दाल वगैरह है, वो सब एक ही स्थान पर मिलेंगी अपने को। तो उन्होंने क्या कर रखा है, चीज़ों को व्यवस्थित कर रखा है, ताकि उनको चीज़ों को ढूंढने में क्या रहे, आसानी रहती। तो दुकान में साबुनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, बिस्कुटों को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है, यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने के साबुन और कपड़ा धोने के साबुन जो हैं, उनको भी अलग-अलग रखा जाता है। अब साबुन में तो दोनों हो गई, कपड़ा धोने की और नहाने की, तो नहाई की साबुन जो है उनका सेक्शन अलग मिलेगा, और कपड़े धोने के लिए जो है उनका सेक्शन क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। तो ये हमने चीज़ों को क्या किया दोस्तों, ये हमने चीज़ों को किया वर्गीकृत, व्यवस्थित कर दिया उन चीज़ों को, कि एक जैसी चीज़ें जो हैं वो एक ही स्थान पर उनको क्या करते हैं, रखते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कई प्रयास किए, ताकि अव्यवस्थित को क्या किया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को हमने किसमें बांटा, सबसे पहले तत्वों को हमने बांटा धातु और अधातु में। यानी कि पहला काम तत्वों को वर्गीकृत करने का, या पहला काम तत्वों को व्यवस्थित करने का जो किया गया, वो कौन सा था, कि जितने भी ज्ञात तत्व थे हमारे पास, सबसे पहले तो हमने उनके कितने भाग बनाए, दो भाग बनाए। उनमें से धातु कौन है और उनमें से अधातु कौन है। तो सबसे पहले तो उनको धातु और अधातु में, जैसे जैसे तत्वों ने उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के क्या किए गए, प्रयास जो हैं वो हमारे द्वारा किए गए। सबसे पहला प्रयास जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया था, तो तत्वों को वर्गीकरण करने की दिशा में सबसे पहला जो प्रयास किया गया था, वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, डोबे राइनर के द्वारा किया गया। और उन्होंने क्या बनाया, त्रिक बनाया। ये त्रिक का मतलब क्या है, उन्होंने क्या बनाया, तो मैंने कहा उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे पहला प्रयास किया, और प्रयास करने के लिए उन्होंने इसका निर्माण किया, त्रिक का निर्माण किया। ये त्रिक क्या होता है भाई, त्रिक का निर्माण किया, तो ये त्रिक क्या है, त्रिक होता है तीन तीन तत्वों के समूह। त्रिक क्या होते हैं, तीन तीन तत्वों के जो समूह थे उनको क्या नाम दिया, त्रिक नाम दिया। तीन तीन तत्वों के समूह जो होते हैं, उन तीन तीन तत्वों के समूह को हमने क्या नाम दिया, उनको हमने नाम दिया है त्रिक। ठीक है। तो 1817 में जर्मन रसायन वैज्ञानिक जो था वुल्फगैंग डोबे राइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला प्रयास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, डोबे राइनर के द्वारा। कब किया गया, सन 1817 में उनके द्वारा ये सबसे पहला प्रयास जो है वो किया गया। उसके बाद बात करें तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तीन तत्व तत्वों वाले कुछ समूहों का निर्माण किया। कितने कितने, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए उन्होंने। उन्होंने तीन तीन तत्व वाले कुछ समूहों का चयन किया, एवं उन समूहों को क्या नाम दिया, उन समूहों को उन्होंने नाम दिया त्रिक। तीन तीन तत्वों का क्या बनाया, समूह बनाया, और तीन तीन तत्वों के समूह को उन्होंने क्या नाम दिया, त्रिक नाम दिया। अब ये त्रिक जो था ये उन्होंने बनाया कैसे, तो त्रिक बनाने के लिए वो बताते हैं कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके, त्रिक जो बनाया वो उन्होंने कैसे बनाया, त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम जो होता है, आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत होता है। औसत होता है या लगभग औसत होता है, दोनों ही तरीके से आप कह सकते हो। यानी कि अगर सवाल हमसे पूछा जाता है कि डोबे राइनर जो था, उस डोबे राइनर ने तत्वों को वर्गीकृत किस प्रकार से किया था, तो ये वाला जो कॉलम है आप इसको पूरा याद रखना। उन्होंने तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया था, कि उन्होंने तीन तीन तत्वों का समूह बनाया, और समूहों को कैसे रखा, उनके परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं उसके बढ़ते क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया। जब उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तो उनको क्या देखने को मिला, उनको देखने को मिला कि बीच वाला जो तत्व होता है
उस तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के या तो बराबर होता है या क्या होता है, लगभग बराबर होता है। और इस नियम को हम किस नाम से जानते हैं? इस नियम को हम कह सकते हैं डोबे राइनर का त्रिक नियम। इस नियम को हम किस नाम से जान सकते हैं? इस नियम को हम कह सकते हैं डोबे राइनर का कौन सा नियम हम इसको कह सकते हैं? तो हम इसको बोलेंगे डोबे राइनर का कौन सा नियम? त्रिक नियम। अब ये वास्तव में सही है कि नहीं है, तो थोड़ी सी चर्चा उसकी भी हम कर लेते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा अगर हम उसकी करते हैं तो देखिए, इन्होंने उदाहरण दिया, उदाहरण के लिए इन्होंने क्या लिया? एक इन्होंने लिया लिथियम, एक इन्होंने लिया सोडियम और एक लिया इन्होंने पोटेशियम। अब इनके अगर परमाणु द्रव्यमान की हम बात करते हैं तो लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 6.9, यानी कि 6.9 आप इसको पूरा पूरा अगर मानना चाहो तो क्या मान सकते हो? 7 मान। दूसरा जो तत्व इन्होंने लिया वो लिया सोडियम। सोडियम जो होता है इसका कितना होता है? इसका होता है 23। और तीसरा तत्व जो इन्होंने लिया था वो था अपना पोटेशियम, और पोटेशियम का कितना होता है? 39। अब वो क्या कहता है कि उसके त्रिक के हिसाब से देखें तो उसके त्रिक के हिसाब से क्या होगा? उसके त्रिक के हिसाब से निकल के आता है कि मध्य वाला जो तत्व होता है, मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है ये क्या होता है? बराबर। या फिर मैं क्या कह रहा हूं कि लगभग बराबर। या तो बराबर होता है या फिर क्या होता है? या होता है लगभग बराबर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। किसके होता है? प्रथम तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? फर्स्ट तत्व का परमाणु द्रव्यमान। फर्स्ट तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्लस प्लस सेकंड तत्व का परमाणु द्रव्यमान। सेकंड तत्व का परमाणु द्रव्यमान और इन दोनों का क्या? इन दोनों का औसत बटा बटा में क्या कर दिया? अब दो तत्व हैं तो दो का हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया। अब आप यहां से देखो कि बीच वाला तत्व कौन सा है? तो बीच वाला तत्व है यहां पर सोडियम, यानी कि सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान आएगा वो क्या आएगा? लिथियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान बटा में क्या आ जाएगा? लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 6.9, यानी कि पूरा पूरा 7 मान लेते हैं। पोटेशियम का कितना है? 39। दोनों का योग कितना हो गया? 42। 46 में भाग कितने का दे दिया? 2 का। कितना आ गया? 23 आ गया। इसका मतलब ये वाला जो नियम है लिथियम सोडियम पोटेशियम के लिए, ये जो नियम होता है वो परफेक्ट रूप से क्या होता है? यहाँ पर ये परफेक्ट रूप से क्या होता है? लागू होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये डोबे राइनर का क्या होता है? त्रिक होता है। तो डोबे राइनर ने हमको क्या कहा? उसको ध्यान से सुनना। डोबे राइनर ने हमको कहा था कि जब उन्होंने त्रिक बनाया, डोबे राइनर का त्रिक नियम, और इस त्रिक नियम के अंतर्गत क्या था कि प्रथम तत्व जो होता है, थर्ड जो तत्व होता है, आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या था वो मैं आपको बता रहा हूं कि त्रिक नियम के अनुसार मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर या फिर क्या होता है? लगभग बराबर होता है। और इस प्रकार से तीन तीन तत्वों के जो समूह हमें प्राप्त होते हैं उन समूहों को हम किस नाम से जानते हैं? त्रिक के नाम से जानते हैं। और ये बात सबसे पहले डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट ने सन 1817 के अंतर्गत हमको बताई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से और त्रिक कौन कौन से बनते हैं उसकी बात करते हैं। आप देखेंगे कि समूह बी तथा समूह सी डोबेनाइरर त्रिक बनाते हैं। ये एक टेबल दी हुई है जिसके अंतर्गत ए, बी और सी तीन चीजें दी हुई, यानी कि तीन समूह दिए हुए हैं, ए समूह, बी समूह और सी समूह। ए समूह में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। बी समूह के अंतर्गत रखा हुआ है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। और सी समूह में रखा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कह रहा है कि समूह बी जो होता है और समूह सी जो होता है ये क्या बनाते हैं? ये डोबे राइनर के त्रिक का पालन करते हैं।
डोबे रायनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके, जो कि सारणी 5.2 में दिए गए हैं। यानी कि डोबे रायनर ने कौन कौन से त्रिक ज्ञात किए थे उसकी भी बात कर रहे हैं। इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति जो है वो सफल नहीं हो पाई। तो हालांकि आगे चलकर डोबे रायनर का जो नियम है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ समूह बी और सी की अगर हम बात करते हैं, तो समूह बी और सी में देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। ए वाले समूह में देखें तो नाइट्रोजन का 14 है, फास्फोरस का 31 है और आर्सेनिक का कितना है, 74.9। अगर हम इसको पूरा पूरा मान के चलें तो यहाँ फास्फोरस जो है वो उसका क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन प्लस आर्सेनिक बटा 2। नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का है अपने पास 14 है, आर्सेनिक का अपन पूरा पूरा 75 मान लेते हैं बटा में 2। दोनों का योग कितना आया, दोनों का योग आ गया 9 और ये क्या हो गया 8/2। भाग दोगे इसका कितना आ जाएगा, भाग देते हैं तो लगभग 4 दूनी 8, 2 बार गया, फिर 4 दूनी 8, यानी कि लगभग 44.5 जो है वो आता है। जबकि यहाँ पे फास्फोरस जो है उसका कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है। इसका मतलब ये डोबे राइनर का जो त्रिक नियम है उसकी पालना नहीं करता है। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं तो कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, इसमें बीच वाला तत्व कौन सा है, तो बीच वाला तत्व है इसमें स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम का क्या आना चाहिए, वो कैल्शियम प्लस बेरियम इन दोनों के औसत के बराबर या लगभग बराबर आना चाहिए। कैल्शियम का कितना है यहाँ पर 40 मान लेते हैं पूरा पूरा, प्लस बेरियम का कितना है, इसका भी 137 मान लेते हैं पूरा पूरा, बटा में क्या करते हैं इसमें 2 का भाग दे देते हैं। वैसे तो जो दिया हुआ है आप उसी को जोड़ो, पर अपन समझने के लिए बात कर रहे हैं तो मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कितना आ गया, इन दोनों का औसत की अपन बात करें तो इन दोनों का औसत आ गया 7 यहाँ पे हो गया और 13 और 4 17 यहाँ पे हो गया 177/2। भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 8 बार गया, 2 8 16, एक बच गया, फिर कितनी बार गया, 2 8 16, फिर गया, फिर बच गया कितना एक, तो 2 पंजू 10, 88.5। तो लगभग बराबर हो गया ये, क्या हो गया, ये लगभग बराबर हो गया। इसका मतलब ये पालना करता है। तो बराबर पूरी तरीके से तो नहीं आया, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, लगभग लगभग उसके बराबर आ रहा है। वो 87.6 है और ये 88.5 आ रहा है। और तीसरा जो दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पर अगर ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन बीच का तत्व है, मध्य वाला तत्व है। क्लोरीन है साथ में, और क्लोरीन के साथ में कौन दिया हुआ है, आयोडीन। बटा में क्या हो गया 2। क्लोरीन का कितना है तो 35.5 पूरा पूरा मान लेते हैं, प्लस एक आयोडीन का क्या दिया हुआ है 126.9, इसको मैं 127 मान लेता हूं, भाग 2। टोटल करने पर कितना आएगा 0.5, और यहाँ पे 7 और 5 12 का 2, हासिल कितनी आ गई 100। इसको जोड़ देते हैं इधर रफ करके, 127 में क्या जोड़ देते हैं 35 जोड़ देते हैं, 7 और 5 12 का 2, 3 2 5 और 1 6 और 1 का 1, ये आ गया 162.5। कितना आ गया 162.5। इसमें भाग दो कितने का, 2 का। इसमें 2 का भाग देते हो तो लगभग कितना आता है, ये 2 छिकी 12, उसके बाद बात करें तो फिर कितना आ जाएगा, 2 छिकी 12 और 2 सत्तू 14, 7 बार हो गया ना, 2 7 14, 7 बार हो गया यहाँ पे। फिर बच गया कितना 2, फिर ये हो गया 2 नहीं, फिर तो 2 8 16, 8 बार ही हो गया भाई पूरा पूरा, 8 हो गया यहाँ पे। और लगभग कितना आ गया फिर 0, और उसके बाद भाग देने पर तो ये लगभग 80 के आसपास आ जाएगा औसतन, और ये भी उसके बराबर में आ रहा है। इसका मतलब ये भी डोबे राइनर के तरीके क्या करता है, पालना करता है। तो इसमें 162.5 में आप 2 का भाग दे दो, एग्रीगेट जो वैल्यू है वो अपने को क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। एग्रीगेट वैल्यू आप जरूरी नहीं है लिखो आप इसको, लेकिन आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, वैसे तो कोई बात नहीं होती है ना, लेकिन आप पूरा पूरा चाहो तो इसका लिख सकते हो। तो ये लगभग कितना आ जाएगा 80 81 के आसपास आ जाएगा ये अपना। ठीक है, तो 80 लिखा है मैंने, ये लगभग 81.5 के आसपास आ जाएगा अपना। 162.5 में हम कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो ये लगभग क्या आ जाएगा अपना 81.5 नहीं 25। अब वो देखो वो भी इसके लगभग क्या हो गया,
बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब बी और सी जो है ये तो डोबेराइनर के ट्रिक की पालना करते हैं, और ए वाला जो है वो डोबेराइनर के ट्रिक की पालना नहीं करता। अब डोबेराइनर ने कौन कौन से 3 ट्रिक बताए थे उसकी अपन बात करते हैं। तो डोबेराइनर के जो ट्रिक थे अगर हम उनकी बात करते हैं तो कौन कौन से थे। डोबेराइनर की ट्रिक की अगर अपन बात करते हैं तो डोबेराइनर ने पहला जो ट्रिक बनाया था वो था लिथियम का। और लिथियम के अंतर्गत कितना होता है 6.9, सोडियम है 23, पोटेशियम है 39। है कि नहीं है जांच के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6.39.1 भाग 2 का दे दिया, तो आंसर क्या आ गया 23। इसका मतलब ये डोबेराइनर के ट्रिक की क्या करता है, पालना करता है। इसी तरीके से अपन दूसरा देखते हैं तो कैल्शियम वाला, कैल्शियम वाले को अपन देखते हैं तो 40.1 आ रहा है, स्ट्रांसियम 87.6 है, बेरियम का 137 पॉइंट क्या है 3 है अपना। और ये भी कितना आ रहा है 40.1 प्लस 137.3 भाग देते हैं तो क्या आता है 88.7 जो है वो अपने को दिखाई दे रहा है। ट्रिक 3 है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, जो अभी हमने बात की है। तो ये हो गया 35.5, ये 81.25 आता है, जो उसके लगभग क्या है बराबर। इसका मतलब डोबेराइनर के जो ट्रिक थे वो कौन कौन से थे। तो पहला ट्रिक तो था इन 3 का, लिथियम सोडियम पोटेशियम का, दूसरा था कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम का, तीसरा था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ट्रिक जो है वो डोबेराइनर ने हमको दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या कह रहा है। डोबेराइनर कौन था इसके जीवन के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो डोबेराइनर कौन था भाई, जे.डब्ल्यू. डोबेराइनर जो है वो इनका पूरा नाम था, और इनका जीवन काल रहा है 1780 से लेकर 1849 के बीच में इनका क्या रहा है जीवन काल। पूरा नाम था इनका जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर। इन्होंने जर्मनी के म्यूनसबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की थी। इसकी पढ़ाई की थी, औषधि विज्ञान की पढ़ाई की थी। और उसके बाद स्ट्रासबर्ग में रसायन शास्त्र का क्या किया अध्ययन। फिर वो कहाँ चले गए, जेना विश्वविद्यालय चले गए, और वहां पर रसायन एवं औषधि विज्ञान के क्या बन गए, वहां पर प्रोफेसर बन गए थे, प्रोफेसर। उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। देखो आज तक ऐसा सवाल जो बिल्कुल छुपा हुआ है एकदम हम सबसे, यानी कि कहूं मैं कि लगभग लगभग बात करें तो लगभग 80 से 90% टीचर ऐसे होंगे जिनको ये तो याद है कि उन्होंने प्लेटिनम पढ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी ये किसी क्लास में नहीं लिखवाया होगा कि प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किसने खोजा था। ये बात मैं, हालांकि मेरी बात करूं तो मैं भी क्लास में इस चीज को नहीं लिखवाता हूं। क्यों नहीं लिखवाता हूं, क्योंकि हम सोच के चलते हैं कि ये जो लाइन है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अभी अगर हम बात करें हमारा एग्जाम पैटर्न जो चल रहा है, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी जो पेपर बना रही है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये लाइन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट। तो एक एक लाइन जो है ना वो अपने लिए यहाँ इंपोर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में किसने खोजा था। प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किसने खोजा था, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना। उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम को सबसे पहले किसने खोजा था, डोबेराइनर ने उसको सबसे पहले किस रूप में खोजा था, उत्प्रेरक। हालांकि प्लेटिनम जो है वो एक मेटल होती है, बाकी उस मेटल को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में किसने बताया था हमको, डोबेराइनर ने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में क्या किया था, पहचाना था। ठीक है, अब देखो कितनी अच्छी लाइन थी वो है, तथा समान त्रिक की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का क्या हुआ, विकास हुआ। उसके बाद अब ये कहता है कल्पना कीजिए, ये एक एनसीईआरटी में चित्र दिया हुआ है, इस चित्र की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, कल्पना कीजिए आपको तथा आपके दोस्तों को टुकड़ों में बटा हुआ क्या मिलता है, एक नक्शा मिलता है जो किसी खजाने का पता बताता है। क्या करता है, जो किसी खजाने का हमको क्या कर रहा है, पता बता रहा है। क्या उस खजाने तक जाने का रास्ता पता करना आसान होगा या अव्यवस्थित होगा, यानी कि आसान होगा या नहीं होगा। रसायन विज्ञान में भी ऐसी ही अव्यवस्था थी, यानी कि जिस तरीके से आपको टुकड़ों में बटा हुआ नक्शा मिला है जो आपको किसी खजाने तक ले जा रहा है, तो क्या आप उस खजाने का रास्ता बना सकते हो, बना सकते हैं। उन टुकड़ों को अगर हम सही ढंग से धीरे धीरे व्यवस्थित करते जाएं तो हम उस खजाने का रास्ता बना सकते हैं।
यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम बात करें हमारी केमिस्ट्री के अंतर्गत, रसायन विज्ञान में अगर हम बात करते हैं तो रसायन विज्ञान में भी सेम इसी तरीके से तत्व जो थे वो कैसे थे, अव्यवस्थित थे, इधर उधर बिखरे हुए थे। और जब हमने उनको व्यवस्थित किया तो हमारा अच्छी तरीके से पढ़ने का रास्ता जो है वो निकल के आ गया। तत्व तो ज्ञात थे लेकिन उनके वर्गीकरण एवं अध्ययन की कोई विधि जो है वो हमको ज्ञात नहीं थी। यानी कि बहुत सारे तत्व थे हमारे पास, लेकिन उन तत्वों को कैसे पढ़ा जाए, आसान तरीका क्या होगा उनको पढ़ने का, ये चीजें हमारे पास ज्ञात नहीं थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब इसके बाद कौन आता है? डोबे राइनर के बाद आता है दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? डोबे राइनर। डोबे राइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायन वैज्ञानिकों को तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ध्यान रखना कब किया? सन 1866 के अंतर्गत अंग्रेज साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया था? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यही परमाणु द्रव्यमान के ऊपर किसने किया था? डोबे राइनर ने किया था। आरोही क्रम में क्या किया? उन्होंने व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जो कि हाइड्रोजन था से शुरू किया तथा 56वें तत्व थोरियम तक इसे समाप्त किया। अब देखना कहां से कहां तक किया था डोबे राइनर ने, कहां से कहां तक? तो डोबे राइनर ने जो व्यवस्थित किया था वो कहां से किया था? हाइड्रोजन जो होता है इससे तो उन्होंने प्रारंभ किया। हाइड्रोजन से तो उन्होंने क्या किया था? इनको व्यवस्थित करना क्या किया था? प्रारंभ किया था। हाइड्रोजन से इन्होंने प्रारंभ किया और इन्होंने उस समय जो अंतिम तत्व था थोरियम, उस समय जो ज्ञात तत्व था कौन? थोरियम। इस थोरियम पर उन्होंने क्या किया? समाप्त किया। थोरियम पर क्या किया उन्होंने? इन्होंने इस चीज को थोरियम पर क्या किया? समाप्त किया। तो कहां से प्रारंभ किया था उन्होंने? हाइड्रोजन से प्रारंभ किया था। और थोरियम जो कि कितने नंबर पर था? 56वें नंबर पर जो था, उस तक इन्होंने तत्वों को क्या किया था? व्यवस्थित। तो उन्होंने क्या पाया? तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म जो होते हैं वो पहले तत्व के क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कि ये भी हमारे पास एक नियम बन गया। और ये किसका नियम बन गया? ये हमारे पास बन गया न्यूलैंड का नियम। और न्यूलैंड का कौन सा नियम हम कह सकते हैं कि पहला तत्व जो है उसके गुण किसके समान है? 8वें तत्व के समान है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोलेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या बोलेंगे इसको हम? न्यूलैंड का कौन सा नियम कहते हैं इसको? अष्टक नियम जो है उस नाम से हम इसको क्या करेंगे? जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि इन्होंने 8 तत्वों का समूह बनाया। कैसे बनाया 8 तत्व का? कि पहले से शुरू किया, 7 तत्व तक आए और फिर 8वें तत्व के गुण पहले के जैसा हो गया तो उसने वापस से उसको पहले के साथ ही रख दिया। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत से अष्टक से की, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो न्यूलैंड के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? अष्टक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुण क्या थे? समान थे। तो सोडियम लिथियम के बाद क्या हो गया? 8वां तत्व है। सोडियम लिथियम के बाद क्या हो गया? 8वां तत्व रखते जाएंगे तो लिथियम और सोडियम के गुण समान है। लिथियम पहले आता है और उसके 8 तत्व बाद में कौन आता है? सोडियम आता है। इसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीशियम जो थे इनमें भी क्या मिलती है? समानता देखने को मिलती है। न्यूलैंड के अष्टक के मूल रूप का एक भाग नीचे सारणी 5.3 में दिया गया है। क्या है वो सारणी 5.3? उसके ऊपर चलते हैं। तो ये है हमारी सारणी। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है उसकी ये सारणी है कि इन्होंने संगीत के कितने सुर लिए थे? 7 सुर। इन 7 सुरों को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो हिंदी में इनको हम बोलते हैं सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। कितने हो गए? 7। और 8वां वापस से कौन हो जाता है? सा ही हो जाता है। तो पहला से लेके 7वें तक और फिर वह 8वां जो है वो वापस से कौन हो गया?
8वां जो है वो वापस से हो जाता है सा। तो पहले और 8वें के गुण क्या हो गए, एक समान। तो 8वें को फिर वापस से हम कहाँ रखेंगे, इसी स्थान पर रखेंगे। अब इन्होंने कहाँ से शुरू किया, तो इन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया। तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 7 हो गए। 8वां कौन आया, फ्लोरीन, उसके गुण हो गए हाइड्रोजन के समान। लिथियम के गुण हो गए सोडियम के समान। बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम के समान। इसी तरीके से फिर उसके बाद यहाँ से चलते जाते हैं और 7वां तत्व कौन है, सल्फर। और फिर 8वां कौन आ जाता है, क्लोरीन। तो इनके गुण समान हो गए। और यहाँ पर गुण फिर सोडियम के जैसा गुण किसका हो गया, पोटेशियम का। फिर किसका हो गया, कॉपर का। उसके बाद कौन आ गया, रुबिडियम। इस तरीके से अपने को 8 तत्वों के बारे में क्या हो जाता है, पता। तो इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, हाइड्रोजन से शुरू किया था। और 56वां तत्व जो होता है थोरियम, वहां तक इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। तो इनको एक सिद्धांत प्राप्त हुआ कि पहले तत्व के और 8वें तत्व के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जिस प्रकार से संगीत के अंतर्गत पहला और 8वां सुर समान होता है। अब ये तो हमने हिंदी में नाम याद किया है, सारे गामा पा धा नी सा, जबकि इनको वास्तव में अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डो रे मी फा सो ला टी। इन नामों से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो क्या क्या है वो उसमें देखिए, इसकी कमियां क्या थी वो भी देखें। क्या आप जानते हैं, क्या आप संगीत के सुरों के बारे में परिचित हैं, तो इतनी सी बात तो हम सभी जानते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी। और 8वां जो है वो वापस से कौन हो जाता है, सा हो जाता है। पाश्चात्य संगीत जो होता है, वेस्टर्न अगर अपन बात करें, वेस्टर्न म्यूजिकल जो होता है, यानी कि पाश्चात्य संगीत जो है, उसमें अगर अपन बात करें तो लोग इन सुरों को किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं, डो रे मी फा सो ला टी। सा की जगह डो, रे की जगह रे, गा की जगह मी, मा की जगह फा, पा की जगह सो, धा की जगह ला और नी की जगह टी। सुरों के स्केल पूर्ण टोन, अर्धटोन, आवृत्ति अंतराल से अलग किए गए होते हैं। इन सुरों का उपयोग कर कोई संगीतकार क्या करता है, संगीत की रचना करता है। तो वो कोई भी म्यूजिक जो बनाते हैं वो इन्हीं सुरों के आधार पर बनते हैं। स्पष्ट है कि सुर जो है वो बार बार क्या किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है तथा अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। यही विचार न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का आधार बना, जिसमें प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों से क्या थे, मिलते जुलते पाए गए थे। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो अष्टक सिद्धांत की कमियों के बारे में आ गया यहाँ पे, कि अष्टक का जो सिद्धांत है वो वास्तव में कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता था। क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। तो ये जो उन्होंने 8-8 का दिया था, ये वास्तव में कहाँ तक लागू होता था, ये वास्तव में कैल्शियम जो है वहीं तक लागू होता था। उसके बाद ये लागू नहीं हुआ। अब नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो वो देखो, Fe के बाद यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल आता है। ये 2 तत्व जो हैं वो एक साथ आ गए यहाँ पे। इसी तरीके से देखें तो देखिए, सेलेनियम और लेंथेनम जो होता है, ये दोनों तत्व जो हैं ये एक साथ आ जाते हैं। तो ये वास्तव में कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक ही लागू होता था। इन्होंने व्यवस्थित तो कहाँ से कहाँ तक किया था, पहले तत्व से लेकर 56वां जो तत्व होता है थोरियम, वहां तक किया। पर ये सिर्फ कहाँ तक सही निकलता है, कैल्शियम तक ही ये सही निकलता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। मतलब उनकी कल्पना थोड़ी अजीब लगी कि उन्होंने सोचा कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, इसमें केवल कितने तत्व हैं, 56 तत्व हैं। इनके बाद कोई नया तत्व नहीं है और ना भविष्य में उसकी खोज हो सकती है, तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई नए तत्व जो हैं वो पाए गए, जिसके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। इसलिए इनका ये क्या हो गया, गलत हो गया। अपनी सारणी में इन तत्वों को समायोजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया। अब जबरदस्ती कि टेबल बन जाए, इसलिए इन्होंने जबरदस्ती क्या कर दिया, 2 तत्वों को कहाँ रख दिया, एक जगह पर रख दिया। और कुछ असमान तत्वों को भी एक ही स्थान में रख दिया।
क्या आप ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं सारणी 5.3 में? तो बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। एक तो हमको यहीं पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, एक अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है, तो दो तो अपने को यहीं पे दिखाई दे गए। उसके बाद एक और कमी यहाँ पे देखने को मिली कि असमान जो गुण थे, मतलब जिनके गुण समान नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने उन तत्वों के साथ उसको रख दिया। जैसे कि कोबाल्ट की अपन बात करें और निकिल की अपन बात करें, एक साथ हैं, इन्हें उसी स्तंभ में रख दिया गया जिसमें कौन आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है एवं ब्रोमीन आता है, जबकि इन तीनों के गुण इन दोनों से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। जैसे आप देख लो, कोबाल्ट और निकिल की अपन बात करें, तो कोबाल्ट और निकिल कहाँ रखे हुए हैं, जहां पर हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। इनके गुण तो इनसे मैच ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। भाई हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में तो दो तरीके की नेचर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन भी बना सकता है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन भी बना सकता है। ठीक है, बाकी के सभी जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। जबकि कोबाल्ट और निकिल की बात करें, ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं। इसका मतलब ये वाला जो सिद्धांत था, ये यहाँ पर इनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इनकी कमियां क्या रही, उनके बारे में अगर अपन बात करें तो इनकी कमियां क्या रही कि एक तो ये सिद्धांत जो है वो कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है, ये उनकी पहली कमी थी। कमियों में अगर बात करें तो ये उनकी फर्स्ट कमी थी, कौन सी, कि ये सिद्धांत जो है ये कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरी इनकी कमी ये रही कि इन्होंने ये माना कि प्रकृति के अंतर्गत केवल कितने तत्व हैं, 56 तत्व ही विद्यमान है, इसके बाद नहीं कोई तत्व भविष्य में खोजे जा सकते हैं। तो ये रही इनकी कमी नंबर 2। तीसरी कमी इनकी क्या निकल के आती है, तीसरी कमी इनके निकल के आती है कि दो तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। दो तत्वों को क्या कर दिया, एक स्थान पर इन्होंने रख दिया, तो ये निकल के आई इनकी तीसरी मी। तो कमी नंबर 3 जो है वो इनकी निकल के आती है ये वाली। और चौथी कमी क्या निकल के आई इनकी, कि असमान तत्वों को इन्होंने क्या कर दिया, एक ही स्थान में रख दिया। जिनके गुण समान नहीं होते हैं फिर भी उन्होंने उसको एक ही स्थान पर रख दिया। तो चौथी कमी इनकी निकल के आती है ये वाली। यानी कि न्यूलैंड ने जो अष्टक बनाया था उसके अंतर्गत ये 4 जो बड़ी कमियां हैं वो हमको देखने को मिली। सबसे पहली कमी, कैल्शियम तक लागू होता है। दूसरी कमी, इन्होंने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं, किसी नए तत्व की खोज नहीं हो सकती। तीसरी कमी, इन्होंने माना कि दो तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। और चौथी कमी इनकी रही कि असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। ये इनकी 4 जो है वो मेन कमियां रही है। उसके बाद आयरन को कोबाल्ट और निकिल से दूर रखा गया, जबकि उनके गुणों में क्या होती है, समानता। ये आ गई इनकी 5वीं कमी, कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग जगह पर रख दिया। तो ये इनकी कमी नंबर क्या हो गई, 5। समान गुण वाले तत्वों को क्या कर दिया, अलग अलग। असमान गुण वाले तत्वों को एक जगह और समान गुण वाले तत्वों को क्या रख दिया, अलग अलग। इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए, ध्यान रखना कौन से तत्वों के लिए पूछ सकता है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है वो कौन से तत्वों के लिए सही होता है, तो केवल कौन से तत्वों के लिए, हल्के तत्व जो होते हैं उन्हीं के लिए अष्टक सिद्धांत जो है वो क्या होता है, सही होता है। नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत क्या हो गया, अप्रासंगिक हो गया, यानी कि उसके बाद तो ये पूरी तरीके से ही क्या हो गया, गलत हो। तो ये कुछ कमियां जो हैं वो इनकी निकल कर आती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत कि क्या है, क्या डोबे राइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभों में भी पाए जाते हैं। यानी कि डोबे राइनर ने जो त्रिक बनाए थे वो त्रिक न्यूलैंड के जो अष्टक सिद्धांत जो था, जो न्यूलैंड की अष्टक की सारणी जो बनाई थी, क्या उसमें भी पाए जाते हैं। तो अपने को याद होगा उसने कौन कौन से त्रिक बनाए थे, उसने 3 त्रिक बनाए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखते हैं ये उस सारणी में है या नहीं। बिल्कुल है, ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसके अंतर्गत किसके, उसके अंतर्गत डोबे राइनर के त्रिक जो है वो भी क्या थे, विद्यमान थे। एक त्रिक उनका यहाँ पर उपस्थित। दूसरा देखो उनका त्रिक जो दूसरा, वो दूसरा त्रिक उनका क्या था,
अगर उनके दूसरे तरीके की बात करें तो कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। दूसरा जो तरीक था वो क्या था? कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम का था। वो है कि नहीं है इसमें, वो देखते हैं। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम का देखो कहाँ है भाई। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, ये रहा कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। एक तरीक यहाँ पे भी देखने को मिला, पूरा तो नहीं है लेकिन 3 अलग अलग जगह से। कौन कौन से मिले? कैल्शियम, और कौन सा है? स्ट्रांशियम, और कौन मिला? बेरियम नहीं है यहाँ पे, बेरियम है ना। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम ये तो नहीं है यहाँ पे भाई। कैल्शियम और स्ट्रांशियम ही है, वो तो बेरिलियम आ गया फिर। कैल्शियम और स्ट्रांशियम ही है, कौन सा आ गया? बेरिलियम आ गया। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। बेरियम यहाँ है नहीं, लेकिन आता है यहीं पे, यहाँ पे लिखा नहीं है। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम कहाँ गया भाई? वो इसी में आएगा लेकिन यहाँ पे है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। मतलब इसके बाद आता है वो। और उसके बाद अपन बात करें तो तीसरा जो तरीक था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और वो भी अपने को देखने को मिलता है, जिसमें से 2 तो अपने को यहाँ रहे, और अगर आगे चलेंगे तो वो भी अपने को यहाँ देखने को मिल जाएगा। एक ये रहा अपना, और एक ये। तो वो तरीक भी यहाँ अपने को देखने को मिलते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि डोबे राइनर के जो तरीक हैं वो न्यूलैंड के अष्टक स्तंभों में भी पाए जाते हैं। हाँ, डोबे राइनर के कुछ तरीक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभों में पाए जाते हैं। जैसे ये तीनों एक स्तंभ में हैं, ये तीनों जो हैं ये एक स्तंभ में है, और ये तीनों क्या हैं? एक स्तंभ में पाए जाते हैं। अगर और आगे लिखते हैं तो अपन आ जाएगा। दूसरा है डोबे राइनर का वर्गीकरण जो था उसकी क्या सीमाएं हैं? डोबे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं रही हैं? इसका उत्तर है सभी ज्ञात तत्वों को त्रिकों में वर्गीकृत नहीं किया गया। जितने उस समय ज्ञात थे उन सबको वर्गीकृत नहीं किया गया। केवल कुछ ही त्रिकों की क्या हो सकी? पहचान हो सकी। अधिकांश तत्व किसी भी त्रिक में फिट नहीं होते थे, और मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान हमेशा अन्य 2 तत्वों के औसत के बराबर नहीं होता था। तो कुछ कमियां जो निकल के आई वो कौन कौन सी निकल के आई? कुछ कमियों में निकल के आई कि सभी तत्वों को पहला त्रिकों में वर्गीकृत नहीं किया गया। ये निकल के आई पहली कमी। सभी तत्वों को, जितने भी ज्ञात थे उस समय, उन सभी तत्वों को त्रिकों में वर्गीकृत नहीं किया गया। पहली कमी ये निकली। दूसरी कमी क्या निकली? कुछ ही तरीक जो थे उनकी पहचान हो पाई, बाकी तरीकों की पहचान नहीं हो पाई। केवल कुछ ही तरीक जो थे उनकी पहचान हो सकी, बाकी की पहचान नहीं हो। और अधिकांश तत्व किसी भी तरीके के अंतर्गत शामिल नहीं हुए थे, यानी कि कुछ ऐसे तत्व थे जो किसी तरीके के अंतर्गत फिट ही नहीं हुए। और एक था कि मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा तत्वों के बराबर नहीं होता है, कभी कभी उनके औसत के बराबर भी नहीं होता है। ये उनकी क्या रही थी? कमी। तो ये 4 कमियां जो थी वो डोबे राइनर के सिद्धांत से निकल कर आती हैं हमारे पास। आगे चलते हैं। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो जैसे हमने डोबे राइनर की कमियां देखी हैं, उसी तरीके से न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था उसकी भी कमी है। और वो कौन कौन सी कमी थी? मैंने आपको अभी 5 कमियां जो हैं वो गिनाई थी। सबसे पहले कमी क्या निकल के आई थी? देखो, वापस से उसी चीज को देख लेते हैं, फिर इसको अपन पढ़ लेंगे। सबसे पहले कमी निकल के आई थी कि ये केवल कैल्शियम तक ही क्या होता है? लागू होता है। दूसरी कमी निकल के आई थी कि केवल 56 तत्वों को ही उन्होंने माना, और उन्होंने घोषणा कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि भविष्य में किसी नए तत्व की खोज भी नहीं हो सकती। तीसरी कमी उनकी निकल के आती है कि 2 तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। चौथी कमी उनके निकल के आती है कि असमान गुण वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया। और पांचवी कमी निकल के आती है कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग स्थान पर रख दिया। ये 5 कमियां जो है वो किसकी निकल के आती हैं? न्यूलैंड की निकल के आती है। तो ये हो गए अपने न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां। केवल कहां तक लागू होता है? कैल्शियम तक ही लागू होता है। केवल 56 तत्व ही उन्होंने अस्तित्व में माने। कुछ स्थानों पर 2 तत्वों को एक खाने में रखना पड़ा। असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रख दिया। और नोबल गैसों की खोज के बाद क्या हो गया? गलत हो। तो ये इसकी क्या है? कमियां रही हैं, जो लगभग कितनी हैं? 5 जो है वो इसकी सबसे बड़ी कमी रही है। इसके बाद जो अगला व्यक्ति आता है वो कौन आता है? अपना मेंडेलीव।
तो तत्वों को वर्गीकृत करने के जो प्रयास हुए थे उनके अंतर्गत पांचवा जो वैज्ञानिक है, उस पांचवा नहीं, तीसरा जो वैज्ञानिक है, फर्स्ट डोबेराइनर, दूसरा आता है न्यूलैंड और तीसरा कौन सा आता है, मेंडेलीफ। उस मेंडेलीफ की बात करें तो पूरा नाम है उसका दिमित्री इवानोविच मेंडेलीफ, उनका पूरा नाम है, जिनका जीवन काल रहा 1834 से लेकर 1907। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया का एक स्थान था टोबोलस्क, वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म। हालांकि ये किसी एग्जाम में नहीं है, एनसीईआरटी के अंतर्गत एकेडमिक एग्जाम जो है उनके अंतर्गत ये पूछ सकता है 10वीं क्लास के अंतर्गत, बाकी कंपटीशन की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर चीज कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीफ अपनी मां के प्रयासों के कारण ही कहां पहुंचे थे, विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया था। किसकी मेहनत से, इनकी मां जो थी उनकी मेहनत से ये यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे, नहीं तो ये यूनिवर्सिटी तक भी नहीं पहुंच पाते। यानी कि इनकी मां ने इनको सबसे ज्यादा इंस्पायर या मोटिवेट किया था। ठीक है, अपनी खोज को उन्होंने अपनी माँ को क्या किया था, समर्पित किया था। और समर्पित करने के लिए उन्होंने क्या कहा अपनी माँ के लिए, इन्होंने अपनी माँ के लिए कहा कि उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति का व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर वो गई। यानी कि जहां जहां पर भी इन्होंने खोज की या जहां जहां पर भी ये खोज या रिसर्च के लिए गए, ये कहते हैं कि मेरी माँ जो है उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, उदाहरण देकर समझाया, आवश्यकता पड़ी तो वो मेरे साथ अलग अलग स्थानों पर भी गई ताकि मैं खोज कर सकूं, आसानी से उनको आगे बढ़ सकूं। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ये इनकी माँ का विश्वास था कि वो जानती थी कि विज्ञान की मदद से क्या कर सकते हैं, बिना किसी हिंसा के और प्यार और दृढ़ता से अंधविश्वास को, असत्य धारणाएं हैं और या गलतियां जो हैं उनको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा गया। और आवर्त सारणी रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे नए तत्वों की खोज के लिए हमको क्या मिलती है, प्रेरणा जो है वो हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो नए तत्वों की खोज की प्रेरणा हमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वहां से मिलती है। तो इनकी भी आवर्त सारणी है, उसमें भी हमने क्या किया कि अव्यवस्थित से उसको हमने क्या किया, व्यवस्थित किया। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायन दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर क्या किया, उन्होंने व्यवस्थित। किस किस आधार पर किया, ध्यान रखना, मूल गुणों के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर उन्होंने तत्वों को क्या किया था, व्यवस्थित किया था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जब मेंडलीफ ने अपने कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व थे, ध्यान रखना, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व जो थे वो क्या थे, उस समय ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ, इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। यानी कि उन्होंने जो केमिकल प्रॉपर्टीज तत्वों की ज्ञात की थी उनमें उन्होंने दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञात किया। और वो दो चीजें कौन कौन सी रही, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं, इसके ऊपर उनका सबसे मेन फोकस रहा कि तत्व जो है, उन तत्वों के रासायनिक गुण अगर हमें ज्ञात करने हैं तो रासायनिक गुण जो है वो किस आधार पर उन्होंने ज्ञात किए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया के आधार पर। ठीक है, उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया, क्यों, अब ये भी बात ध्यान रखना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही उन्होंने सिलेक्शन क्यों किया,
तो उसका रीजन ये रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ क्या कर लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। इन्होंने किसको लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया। तो तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसका गुणधर्म माना, रासायनिक गुणधर्मों में किसको मेन माना उन्होंने। तो रासायनिक गुणधर्मों में उन्होंने सबसे मेन माना तत्वों के द्वारा बनने वाले ऑक्साइड और कौन, हाइड्राइड जो होते हैं, उनको उन्होंने मेन गुणों के रूप में माना। तो तत्वों के लिए ध्यान रखना कि उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड लिए तथा प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को उन्होंने क्या किया, लिखा। उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में ये तत्व क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया था। इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत क्या था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं, समूह, यानी कि ऊपर से नीचे, तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, आवर्त कहा जाता है। जैसा कि सारणी 5.4 में दिखाया गया है, ये उनके द्वारा बनाई गई क्या थी, सारणी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है उसके अंतर्गत तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों का आधार किसको माना, उनकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से होने वाली क्रिया। ऑक्सीजन से बनते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोजन से क्रिया से बनते हैं हाइड्राइड। इन्हीं ऑक्साइड और हाइड्राइडों को तत्वों के रासायनिक गुणों का क्या माना है, आधार माना है। और उनकी आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, 63 तत्व थे, जिसमें से ऊपर से नीचे वर्ग कहलाते हैं और बाएं से दाएं जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। और इन्होंने नियम दिया कि तत्वों के गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। और उसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं आवर्त नियम के नाम से। इस नाम से जाना जाता है इनको, इसको जाना जाता है आवर्त नियम जो होता है, उस नाम से इनको हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये आ गई उनकी सारणी जो आपके सामने है। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।